अजीज सलमा अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम एक अहम नुक्ते की तरफ आ रहे हैं जो आपका चैप्टर है मैथमेटिक्स का ग्रेड 9 का। उसका जो रियल नंबर्स वाला चैप्टर है चैप्टर 2, वो तकरीबन इस रूल्स या इस लॉस पर तकरीबन वो बेस किया गया है। हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। एक्सपोनेंट चीज क्या है? मसला हमें ये लिखा गया हो कि 3x और इसका पावर होगा, इसको हम कहते हैं 3x और इसका जो पावर है वो 4 टाइम है, यानी x 4 टाइम, 3x 4 टाइम। इसमें ये जो 3 है इसका अपना एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है। ये जो x है इसकी अपनी आइडेंटिटी है और इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। 3 को हम यहां पर कोएफिशिएंट कहते हैं। ये इसका कोएफिशिएंट है। ये जो x है इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू में जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, इसका जो बेस है इसका जो बेस है वो x है और इसका जो एक्सपोनेंट है जो पावर इसको कहते हैं वो है 4। मींस 3 का अपने आइडेंटिटी वो अपनी जगह पर रहेगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम x से, यानी x पहले 4 टाइम आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। उसका जो आंसर है, जो जवाब आएगा वो फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो x है इसका ये एक्सपोनेंट 4 है, मकसद ये कि x 4 टाइम है। x की जगह पर ये जो बेस है इसका जो भी वैल्यू होगा वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा और जब वो मल्टीप्लाई हो जाए तो वो फिर अपने इस कोएफिशिएंट के साथ फर्दर मल्टीप्लाई होगा। जिसके सामने ये 3 नहीं लिखा हुआ हो, मतलब यहां पर लिखा हुआ है x 3 टाइम या x क्यूब भी हम उसको कहते हैं, x पावर 3 भी कहते हैं या x रेज़ टू पावर 3, कोई भी आप उसको बात कर ले। इसमें दरअसल जो कोएफिशिएंट है यहां पर 1 होता है जो लिखा नहीं जाता, तो इसका कोएफिशिएंट ये 1 है, ये इसका कोएफिशिएंट है और x इसका बेस हुआ और ये इसका एक्सपोनेंट हुआ। या किताब में सवाल भी दी हुई है, उसमें आप सेपरेट करके आपको बताते कि इसमें कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, इनके बेस कौन कौन से हैं और इसकी एक्सपोनेंट कौन कौन से। उसका पहला सवाल आपका है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। लिहाजा जब आपको ऐसा वैल्यू दिया हो तो इसको जो पहला होता है वो कोएफिशिएंट होता है। अगर यहां पर नहीं दिया हो तो दरअसल इसमें 1 होता है जो लिखा नहीं जाता, इसका कोएफिशिएंट 1 होता है। ये इसका बेस होता है और ये इसका एक्सपोनेंट होता है। तो अब हम जरा तफसील की तरफ आ जाते हैं। इसके हमारे पास ये 8 रूल्स है, 8 इसके लॉ है जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला रूल हमारे पास इसका है मल्टीप्लिकेटिव रूल्स। ये ज़रब वाला कानून या ज़रब का उसूल। उसमें यह होता है कि दोनों का बेस देखो, a इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो x है और फिर a है और इसका एक्सपोनेंट y है। दरमियान में एक डॉट लगाया गया है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि दोनों का बेस एक जैसा है लेकिन इनका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इस रूल के तहत, इस लॉ के तहत बेस वही लिखा जाएगा और इसके एक्सपोनेंट को जमा किया जाएगा। इसको अभी हम तफसील से चलते हैं। मसला हमें दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 2 का एक्सपोनेंट से 3 है, डॉट है, 2 दिया हुआ है और इसका एक्सपोनेंट 4 है। इन्हें 2 बेस है, एक्सपोनेंट 3 है, 2 बेस है, एक्सपोनेंट 4 है।
base is the same, but the exponents are different. In this case, according to the rules, according to the law, हम base को लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे और इसके exponent को प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास जवाब आ गया 2, उसका जो 7 टाइम या 2 raised to power 7 या 2 आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा। मकसद इसका ये हुआ कि जो 2 है ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 2 को 2 के साथ 7 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये है 2 7 टाइम। देखा आपने यहाँ पर बेस ए एक्सपोनेंट x एक्सपोनेंट y, तो बेस वही रहा और उसके एक्सपोनेंट आपस में जमा हो गया। मिसाल के लिए मैंने दे दिया कि 2 उसका एक्सपोनेंट 3 है, 2 एक्सपोनेंट 4 है, मैंने इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो हमने बेस वही लिख लिया और उसके एक्सपोनेंट को जमा किया, तो 2 वो 7 टाइम आया। आप अगर इसका जवाब मालूम करना चाहे तो इस 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये है फर्स्ट रूल को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल। इसका सेकंड रूल है डिविजनल रूल। डिविजनल रूल में ये है कि दोनों का a एक्सपोनेंट x डिवाइडेड बाय a एक्सपोनेंट y, यहां पर मल्टीप्लाई था, यहां पर डिवाइड था। अब मल्टीप्लाई में वो प्लस हो रहे थे इसके एक्सपोनेंट, लेकिन डिवीजन में इसके एक्सपोनेंट माइनस हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा मसलन मेरे पास अगर ये हो, आप देख लें 2 है रेस्ट पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय 2 है रेस्ट पावर से 3 है, सॉरी यहां पर डिवाइड मैंने रख दिया। मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 5 और 2 3, ये डिवाइड हो रहा है। 2 जिसका बेस 2 है, 5 टाइम 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम 2, या इसको आप देख ले 2 उसका एक्सपोनेंट 5 है और डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 3 है। तो यहां पर हम ऐड करते थे, यहां पर हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। 2 ये 5 लिख लिया और माइनस ये 3 लिख लिया, तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर या 2 टाइम। अब देख लो ये हो जाएगा 2 into 2 is equal to 4। इसको फर्दर समझाने के लिए मैं ये करता हूं कि ये है 2 5 टाइम, तो इसको मैंने 5 टाइम लिख दिया, 1 2 3 4 5 टाइम। ये है 2 3 टाइम, तो मैंने 3 टाइम लिख दिया। अब ये इसके साथ क्रॉस हुआ, ये इसके साथ क्रॉस हुआ, ये इसके साथ क्रॉस हुआ, 2 कितने टाइम बच गया? 2 टाइम बच गया। कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास जो दूसरा रूल है वो ये है कि डिविजनल रूल है कि दोनों का बेस एक जैसा हो लेकिन एक्सपोनेंट मुख्तलिफ हो। तो हम यूं करते हैं कि हम बेस वही लिख लेते हैं और उसके एक्सपोनेंट को पहले वाले ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट मंफी कर देते हैं। जिस तरह इस केस में दोनों का बेस 2 था, पहले वाले एक्सपोनेंट 5 है और जो जिसके साथ डिवाइड हो रहे हैं वो आप कहते हैं, आपको पता होगा कि वैल्यू एक जैसे है जिसको हम कहते हैं तकसीम कुनिंदा, तो उसका दूसरे का वैल्यू वो पावर 3 है, तो हमने यूं किया कि 5 से 3 मंफी किया तो 2 टाइम 2 आ गया या 2 स्क्वायर आया या 2 रेज़्ड टू पावर 2 आया या 2 का एक्सपोनेंट 2 आया, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 4 आ गया। तीसरा रूल हमारे पास है पार रूल्स। यहां पर देखो बेस a है, a का एक्सपोनेंट x है और फिर होल का एक्सपोनेंट y है। तो जब पावर आ जाए, यदि पावर का पावर आ जाए तो उस वक्त इनकी जो दोनों पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। बस आप देख ले हमारे पास 2 है, उसका पावर 3 है और होल का पावर से 5 है। ये 2 जो बेस है इसका अपना एक्सपोनेंट 3 है और होल का एक्सपोनेंट 5 है। अब देखो इसका जो जवाब होगा वो हमारे पास होगा 2 और इसका जो
एक्सपोनेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 3 15। ये इसका जवाब होगा। एक्चुअल बात ये है, इसको फर्दर समझाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि ये है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 3। क्योंकि ये 5 है तो ये 5 टाइम ये वैल्यू निकल गया, ये जो वैल्यू था ये 5 टाइम निकलेगा 1 2 3 4 5। अब होता ये है इस पहले रूल के मुताबिक अगर बेस एक जैसा हो तो उसके एक्सपोनेंट को हम जमा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 1 2 3 4 5 टाइम हम 3 को जमा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 9 12 और 15, तो वही जवाब आया जो यहां। तो लिहाजा जो हमारे पास पावर रूल है उसमें ये होगा कि बेस का जो पावर और होल का जो पावर है तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास वो जवाब आ जाता है। उम्मीद है इसको भी समझ चुके होंगे। अब हम अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमारे पास है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल्स। यहां पर देखें ए बी मुख्तलिफ वैल्यूज है लेकिन इसका एक्सपोनेंट एक जैसा है, तो ये हो जाएगा कि ए का भी वही एक्सपोनेंट हुआ और बी का भी वही एक्सपोनेंट हुआ। मसलन आप देखिए मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका 2.3 नहीं है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और रेज़ टू पावर से 2। तो इस सूरत में ये हो जाएगा 2 और इसका पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर भी 2 हो जाएगा। इन्हें आपने देख लिया कि बेस हमारे पास a और b था और होल का एक्सपोनेंट x है, तो a का भी एक्सपोनेंट x हुआ, b का भी एक्सपोनेंट x हुआ। यहां पर मैंने आपको मिसाल दे दी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर, यदि तमाम होल स्क्वायर है तो 2 का भी वही एक्सपोनेंट हुआ और 3 का भी वही एक्सपोनेंट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 2 into 2 और आगे है 3 into 3, ये 2 टाइम हुआ और ये 3 2 टाइम हुआ। आगे फिर हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाएगा। तो इस रूल को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ये पावर है किसका, इन दोनों के प्रोडक्ट का, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। अगला रूल हमारे पास आ रहा है पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। फ्रैक्शन डिवाइड जो हो रहा है, देखो बेस a यहां पर और यहां पर b है और होल का x है, तो a का भी वही एक्सपोनेंट हुआ और b का भी एक्सपोनेंट सेम इस तरह। यहां पर देखो मेरे पास अगर हो 2 और 3 और होल का हो से 2 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर या 2 पावर 2 या 2 टाइम और 3 2 टाइम, ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। या दूसरे अल्फाज में 2 2 और 3 3 2 2 4 3 3 9 आंसर आ जाएगा। तो इस रूल को हम कहते हैं पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल्स। अगला हमारे पास आ जाता है जीरो एक्सपोनेंट। साबिक़ा वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बेस जो भी हो, जब x का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 का बराबर होगा। यानी बेस वैल्यू कोई भी हो, बस यहां पर लिखा हुआ है 100 और इसका जो एक्सपोनेंट जो 0 है तो इसका मतलब है 1। यानी बेस यहां पर ये वैल्यू कोई भी हो, बस 2 इसका एक्सपोनेंट 0 है तो इसका मतलब है 1। तो जिसका भी एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका जो वैल्यू है वो 1 होगा। वो होता क्यों है मैं आपको बता देता हूं। बस ये कि हमारे पास 4 है रेज़ टू पावर 2 है, 4 है रेज़ टू पावर 2 है, तो इक्वल टू ये जो हमारे पास यहाँ पर रूल देखते फ्रैक्शन रूल या जो भी या
आ रहे हैं, ये हो जाएगा 4 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 0। तो इसका ये इक्वल टू 1 का ये देखो इसके साथ क्रॉस हो रहे हैं, इसका जवाब 1 आ रहा है। तो लिहाजा जीरो एक्सपोनेंट हमेशा उसका जवाब 1 होगा। अगले हमारे पास आते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम यूं करते हैं कि यहां पर a और उसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो हम इसको यूं कर लेते हैं कि उसको जब हम इसके न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर बना लेते हैं तो उसका एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। मसला यहां पर दिया हुआ है हमें, देखो 2 और उसका एक्सपोनेंट -3 है। एक्चुअली ये 2 और 1 है, ये 2 और 1 है। हम इस 1 को इधर छोड़ लेते हैं और इस 2 को हम ऊपर ले सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। सिर्फ इस तरह अगर हमें ये दिया हुआ हो, मसलन यहां पर हमें 1 ओवर 2 -3 दिया हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी जब एक्सपोनेंट उसका जो सिंपल है माइनस प्लस हो, तो जब वो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे जाते हैं तो उसका जो साइन है प्लस हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। यहां पर आप देखिए कि a इसके एक्सपोनेंट -x था, तो ये 1 ओवर a और इसका माइनस खत्म होकर प्लस हो गया। और आखिरी रूल जो हमारे पास यहां पर है वो है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का मतलब कि a उसका जो एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल में है x और y फ्रैक्शन है। आप जानते हैं कि एक हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होता है और दूसरी बात हमारे पास ये 1 और 2 3 और 4 और ये फ्रैक्शन होते हैं। और फ्रैक्शन की फिर फर्दर टाइप्स है, इसमें वो आपको पढ़ाएंगे जब आपको आएगा। तो यहां पर देखिए इसका जो एक्सपोनेंट है बेस a है, लेकिन एक्सपोनेंट इसका फ्रैक्शन में है। तो हमने यूं किया कि एक्सक्यूज मी, a को हमने लिख लिया और इसका जो डिनोमिनेटर था वो हमने इसका एक्सपोनेंट लिख लिया, फिर इसके ऊपर रेडिकल का निशान डाल दिया और रेडिकल के अंदर जो जिससे होता सीम और डिवाइड हो रहा था वो हमने लिख लिया। इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। मसलन हमें ये दिया गया है कि 2 है और रेस्ट पावर 3 और 4, ये हमें दिया गया है कि 2 है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3 और 4 है, यानी 2 बेस है और इसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन है। तो इस सूरत में ये हो जाएगा 2 मैंने लिख लिया और ये देखो ये मैंने इसके ऊपर घड़ी का निशान डाल दिया और ये जो ऊपर वाले वैल्यू है ये यहां पर आया 3 आया और ये जो नीचे वाले वैल्यू है ये इस रेडिकल के अंदर हुआ। तो इसका जवाब देखो इस ये वाला इस तरीके से इसका जवाब बनेगा। यदि आपने देखा कि जो ऊपर डिनोमिनेटर था वो इसी का बेस का एक्सपोनेंट बना, रेडिकल का निशान डाला और उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर था वो रेडिकल के अंदर कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। पहले रूल थे मल्टीप्लिकेटिव रूल्स, दूसरे मीटर रूल, तीसरा है पावर ऑफ पावर रूल्स, आगे है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल्स, आगे है पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल, आगे है जीरो एक्सपोनेंट, फिर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है और फिर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। इसके सवाल साथ साथ आते रहते हैं, कुछ सवाल हमने हल की है और 2-3 सवाल रह रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसको बार बार पढ़ ले, इसको समझ ले, इसको लिख ले, क्योंकि ये जो उसूल है, ये जो प्रिंसिपल है, ये आपका सिर्फ 9th और 10th नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आगे अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें, यानी BS और या इंजीनियरिंग उसमें MS में, बल्कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो ये तमाम के तमाम रूल्स वहां पर इसके साथ आपका वास्ता पड़ेगा। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।